रहीम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान। और आज की सुबह का आगाज़ भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए क्योंकि आज की सुबह में भी बहुत सारी स्पेशल बातें हैं जो कि सुबह सवेरे पाकिस्तान के इस 2 घंटे के शो में, इस 2 घंटे के मॉर्निंग शो में हम आप लोगों के सामने लेकर आते रहेंगे। मगर आज की जो अच्छी बात हम लोगों ने आप लोगों के लिए जिसका इंतखाब किया है वो है मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत, जिससे हमें कामयाबी हासिल हो सकती है। मुस्तकिल मिजाजी किसी भी शख्स के अंदर, किसी की भी शख्सियत के अंदर एक नुमाया पहलू होना चाहिए ताकि आप कोई भी काम अगर शुरू करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर डटे रहें और मुस्तकिल बुनियादों पर उसका फॉलोअप भी देते रहें और उसको देखते भी रहें। यही चीज़ आपकी ज़िंदगी में कामयाबी की ज़मानत बनती है। जब हम किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं, किसी चीज़ के प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ते हैं, चाहे वो किसी से भी कंसर्न कर सकता है, वो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, वो मुस्तकिल मिजाजी जो है वो आपके दफ्तर के काम से रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर वो मुस्तकिल मिजाजी हमारी सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, उस कंटेंट से रिलेटेड भी हो सकती है जो रोज़ाना की बुनियाद पे हम आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। और यही चीज़ होती है जो आपको कामयाब बनाती है और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारे देखने वाले हमें पसंद करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह सवेरे पाकिस्तान को भी बड़े गौर से देखते हैं, सुनते हैं और इस शो का हिस्सा भी बनते हैं। तो कोशिश कीजिए कि मुस्तकिल मिजाजी का जो एक अंसर है, ये पहलू आपकी शख्सियत में रहना चाहिए ताकि ज़िंदगी में आप लोगों को कामयाबी हासिल हो सके। तो मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत के साथ अगर किसी भी चीज़ को किया जाए तो डेफिनेटली वहाँ पर कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमती है। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही, जिस तरह से मैंने बताया कि हम लोग भी मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपना काम कर रहे होते हैं और हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ें आपको पसंद आ रही होती हैं और उनको रोज़ाना की बुनियाद पे अपने शो का हिस्सा बनाते हैं। जैसे कि हमारा अच्छी बात के बाद वेदर होता है, मौसम की अपडेट्स होती हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो और आप लोगों को पता हो कि सुबह सवेरे पाकिस्तान में जब सरवत वलीम आपके सामने आएंगे तो सबसे पहले अच्छी बात और उसके बाद मौसम का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए मौसम का अहवाल आपके साथ शेयर कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आज सारा दिन में मौसम की कैसी सूरत हाल रहेगी। तो सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम आपके साथ शेयर करते हैं और जान लेते हैं कि लाहौर में आज सारा दिन क्या सूरत हाल होगी। मौसम तो गर्म रहेगा क्योंकि लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत तो 19 होगा और मैक्सिमम 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद का मौसम भी बेहतर होगा, मगर मैं अगर कहूँ कि कुछ हद तक गर्म रहेगा तो इसमें कोई कबाहत नहीं है क्योंकि इस्लामाबाद में भी कम से कम दर्जा हरारत तो 19 रहेगा और मैक्सिमम 29 डिग्री यानी कि 29 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कराची भी आज गर्मी में हमें नहाया हुआ नजर आएगा क्योंकि मौसम गर्म है। यहाँ पर भी जो दर्जा हरारत है कराची का वो कम से कम तो 25 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। पेशावर में आज सुबह मौसम अच्छा रहेगा, मगर जिस तरह से वक्त गुजरता जाएगा मौसम में हमें गर्मी देखने में मिलेगी क्योंकि पेशावर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 18 रहेगा और मैक्सिमम 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कोयटा का मौसम तमाम शहरों से बेहतर है, ज़बरदस्त है क्योंकि कोयटा के अंदर आज मौसम में गर्मी हमें कम नज़र आएगी। कम से कम दर्जा हरारत 13 होगा और मैक्सिमम 28 डिग्री तक जाने का इम्कान है। सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत और मज़ेदार किस्म का मौसम हमें एक बार फिर से आज आज़ाद कश्मीर का मिलेगा क्योंकि आज़ाद कश्मीर में कम से कम दर्जा हरारत तो 10 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हम सियाहत की बात करते हैं या आपके साथ पाकिस्तान के हवाले से शेयर कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती शेयर कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर बड़ा खूबसूरत मुल्क है और सियाहत के एतबार से मालामाल भी है। गैर मुल्की बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती को सराह रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं। तो ख़ास बात यह है कि आज मेरे साथ, अभी आपने कुछ देर में देखा होगा कि मेरे साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जो पाकिस्तान के विज़िट पर हैं और अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। हम इनसे कुछ
कुछ गपशप करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान ये क्यों आई, किस तरह से फ़ैसला किया गया, पाकिस्तान आना इनको कैसा लगा और सबसे बढ़कर के पाकिस्तान की कौन सी चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई, किस चीज़ को इन्होंने सबसे ज़्यादा सराहा। तो मैं इनका तारुफ आपके साथ करा देती हूँ। हमारे साथ ये दोनों जुड़वा बहनें मौजूद हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। वेरीना मौजूद हैं और इनके साथ इनके सिस्टर हैं डानिला। इन दोनों से हम गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान की खूबसूरती के हवाले से बात करेंगे। ओके वेरीना, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ यू। इज इट currently dangerous to travel in Pak? No, it's not dangerous. Like, you have to travel with the locals, but they keep you safe. It's not dangerous. Do you really think that this is safe? It's safe, yes. Okay. Which areas you have visited since here in Pakistan, and which is the most beautiful place in Pakistan? I only arrived 3 days ago, so I've only been to Lahore. Okay. Yeah, by then I like it really much so far. Okay, then please tell me which food you like the most here in Lahore, especially. I'm here since a month, so I've traveled a bit more. So I've been in Balochistan, to Quetta, Lahore, Islamabad, Peshawar, Swat Valley, Chitral, Zabardast. Then which place is Chandu. more beautiful here in Pakistan? Hunza. Hunza by far. हुंजा के लिए मेरा अपना वोट है। मुझे हुंजा बहुत ज़्यादा जगह पसंद है, बहुत ज़्यादा जगह पसंद है। Okay, how did you find Pakistan and especially the Pakistani people? So far they're all really, really nice, really hospitable, really welcoming. Yeah, I like them a lot. Yeah, really interesting people we met. So. Okay. अब कुछ ख़वातीन से मुतालिक बहुत सारे लोग हैं ये समझते हैं कि शायद हम पाकिस्तान में ट्रैवल करेंगे। ख़वातीन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग झिझक का शिकार होते हैं। जब दो जुड़वा बहनें यहाँ बहुत दूर से आकर ट्रैवल कर सकती हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती को सराह सकती हैं, तो मेरा ख्याल है ख़वातीन से मुतालिक इनसे बात करनी चाहिए। What about the women? Can they travel to Pak? Women can, if they can travel to Pakistan, for sure they can travel to Pakistan. Yes, it's we travel to Pakistan. Okay. What are your future plans here in Pakistan? So I just applied for an Indian visa. I hope I will hop over next week. Okay. But for today we will go to Multan and travel Multan for a few days, and then I go back to France in Islamabad, and then we will see. भाई हमारी जितनी भी खूबसूरत जगह हैं ये दोनों बहनों ने फैसला किया हुआ है कि वहाँ पर जाया जाएगा और उसको एंजॉय भी किया जाएगा। तो ये वो चीज़ होती है जिसको हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये वो पॉजिटिव इमेज होता है जो हमें गैर मुल्कियों को देना बड़ा ज़रूरी होता है कि पाकिस्तान सेफ़ कंट्री है। ये दोनों बहनें, ये डेफिनेटली हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर सिर्फ ख़वातीन आ भी सकती हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं। और यकीनी तौर पर जो गुफ्तगू हमारी वेरीना और डानिला के साथ चल रही है इस पर आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से आप यहाँ पर आ भी सकते हैं, ट्रैवल कर भी सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा फील की जाती है कि शायद हमारे लोग फ्रेंडली नहीं हैं इनके साथ, हमारे लोग इनसे आराम से बात नहीं कर सकते, तो जान लेते हैं वेरीना डानिला दोनों से मैं सेम आई हैव द सेम क्वेश्चन विद बोथ ऑफ यू। और द पाकिस्तानी पीपल फ्रेंडली टू वेस्टर्न्स? Westerns? Yeah. Yes, of course. They are. How much? Friendly? Yeah, friendly. They are overwhelming friendly. It's amazing. I have never experienced that somewhere else in the world. Yeah, it's mind-blowing. The level of hospitality, the level of openness and curiosity is, I have never experienced it somewhere else. ठीक है, ओके। तो अब ज़रा कुछ खाने के हवाले से पूछ लेते हैं। लाहौरियों का खाना बड़ा मशहूर होता है, वैसे तो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाया जाए तो खाना बड़ा ज़बरदस्त होता है और आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। तो खाने के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ, मैं साथ साथ आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा होता रहे। बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिनकी ये शिकायत होती है कि जी आप कुछ ऐसी गुफ्तगू कर लेती हैं जिनके हमें अंदाज़ा नहीं होता, हम समझ नहीं पाते कि आप क्या बात कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये आपको साथ साथ समझ आती है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद पाकिस्तानी फूड्स स्पेशली इन हुंजा, लाहौर और समवेयर एल्स? It's a lot of food here. Which one the most amazing, delicious and maybe spicy too? Oh God. I love your bread. Okay. Okay. Oh God, too much food. I ate so much different food here. I can't say what is the best, but I haven't eaten anything which was bad. So I think you should give some reasons to come here in Pakistan, especially for those who are the food lovers. As a foodie, you have to come here because the cuisine is so diverse. Like I haven't eaten anything twice here. Every day something different, and in every area it's different taste. Some is spicy, some is not so spicy. Okay. And the combination of food is really unique here in Pakistan. So if someone is a foodie, they have to come here. They will love it.
यानी कि आपको अगर खाना खाना है, अगर आप बहुत ज़्यादा खाने शौकीन हैं, पसंद करते हैं, तो पाकिस्तान का खाना आपको खाना चाहिए। स्पेशली जब हम लाहौर की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, अभी जिस तरह से मुल्तान का ट्रैवल किया जाएगा, हुंसा का ट्रैवल इन लोगों ने कर लिया है, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर कितना ज़बरदस्त फूड है। आपको यहाँ पे स्पाइसी भी मिलेगा, नॉन स्पाइसी भी मिलेगा, वेज भी मिलेगा, आपको हर तरह का खाना मिलेगा आपके टेस्ट के हिसाब से, जो इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। और एक और चीज़ है, जब कोई फॉरेनर आता है, वेस्टर्न आता है, तो हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि भाई पाकिस्तान ही क्यों आप लोगों ने डिसाइड किया, क्यों आप पाकिस्तान में आए और ये फ़ैसला क्यों किया गया। हालांकि दुनिया भर में पाकिस्तान एक बहुत पॉजिटिव कंट्री है, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, कौम हम लोग बहुत अच्छी है, लेकिन एक नेगेटिव इमेज जो है वो बिल्ड हो चुका हुआ है पाकिस्तान का। तो उस इमेज को किस तरह से इन्होंने हटाया और कोशिश की कि पाकिस्तान में आएँ और पाकिस्तान को देखें। Where from you here and why you decided to come here in Pakistan? This is a very important question for those especially who want to come here but they have some negative image and negative vibes in their minds. Well, we travel a lot to areas where people normally don't travel to, where media is telling you not to travel to. And everywhere where we have been, where people don't travel to, normally it's the most amazing experience ever. And that was the same here. Like, media is always bashing Pakistan, but that was actually the reason why I came here, to experience the truth, because media is hardly telling you. Any message for those who want to come here in Pakistan to travel or for search the beauty of Pakistan? Yeah. Any message? Just like don't be afraid and just give it a try. Just come and see for yourself. आप लोगों को लास्ट and enjoy. पाकिस्तान में आपको अंदाजा होगा। And come now before everyone comes. Okay, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वेरिना, डानिला, थैंक यू सो मच। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और इस तरह की शख्सियात को हम लोग बुलाते हैं, इस तरह की टूरिज्म को फ़रोग देने वाले लोगों को बुलाते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि वाकई पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। पाकिस्तान ज़रूर आएँ, पाकिस्तान की खूबसूरती को देखें, पाकिस्तान के खानों को देखें, पाकिस्तान के लोगों को देखें। वो बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। और किसी भी नेगेटिव इमेज को लेकर पाकिस्तान को दुनिया भर में मत जाएं। पाकिस्तान का इमेज बहुत पॉजिटिव है, उसकी ज़िंदा ताज़ा मिसालें ये दोनों बहनें जो हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं, आप लोगों ने देख लिया। इसके साथ ही मुझे सुबह सुबह पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिनके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से बात करें, डेफिनेटली हर शख्स का हक है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, मगर पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है? क्या वाकई हम लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो होना चाहिए, जैसे होना चाहिए, हम उसी तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हर शख्स, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी मौजूद है और वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहा है, मगर इसके इस्तेमाल के तरीक़ेकार क्या हैं? हम कौन कौन सी मेजर गलतियां कर जाते हैं और कौन कौन से ऐसे साइबर क्राइम के ज़ुमरे में चीज़ें आ जाती हैं जो हम कर जाते हैं अनजाने में और हमें उसका एहसास नहीं होता? कितनी बड़ी तादाद है पाकिस्तान के अंदर जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। इसका इस्तेमाल वैसे तो एक सहूलत है जिसको आप लोग अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हम लोगों ने इसे अपनी आसानी के बजाय बहुत बड़ी जहमत अपने तमाम देखने वालों के लिए है कि बना दिया हुआ है, क्योंकि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतने बुरे तरीके से कर रहे होते हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम कौन कौन से मेजर ऐसे फॉल्ट्स हैं जो कि छोड़ जाते हैं या मेजर गलतियां जो हम लोग कर जाते हैं। इन सारी सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे जिनसे हम मुख्तलिफ तरीक़ों से बात करेंगे, मुख्तलिफ ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। या आप लोग भी अगर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होना चाहते हैं तो आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे मेहमानों से बात कर सकते हैं। कोई भी मसला है, कोई भी क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर चाहिए, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं अपना मेहमानों का तारुफ करा दूँ। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में डिप्टी डायरेक्टर FIA आसिफ इकबाल साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन किया। जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ जफर निजामानी साहब होंगे, ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मीडिया मीटर्स ब्राइट डेमोक्रेसी हैं। बहुत शुक्रिया आपका जफर साहब, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। जफर साहब, मुझे पहले तो ये बताइए कि सोशल मीडिया के टूल्स हैं, उसमें फेसबुक आ जाता है, उसमें आपका ट्विटर आ जाता है और बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। कितनी बड़ी तादाद में ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो कि इन सोशल मीडिया के टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का अपने प्रोग्राम में।
जो आपने बात की सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की, उसमें बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसका आपने जिक्र भी किया। फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, जो बहुत पॉपुलर है। उसके अलावा कुछ मखसूस ऐप्स हैं जो हम अपने फ़ोन के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। अगर एक अंदाजे के मुताबिक देखा जाए तो पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज़्यादा लोग इस वक्त सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। ज़्यादातर लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, इंस्टा और फेसबुक पे ज़्यादा रुझान है लोगों का, या यूट्यूब पे, जो कि जबकि इंस्टा और स्नैपचैट पे लोगों का रुझान कम है। बाकी जो ऐप्स हैं, जो बहुत सारी ऐप्स हैं जो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है उसकी तादाद का आप अंदाज़ा इस वक्त नहीं लगा सकते, लेकिन जो एक लगभग अंदाज़ा है, पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज़्यादा लोग इस वक्त फेसबुक और ट्विटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं। यानी कि सोचिए आप, 22 करोड़ की आवाम का ये मुल्क है, 8 करोड़ से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो कि एडिक्शन में हैं और जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया को। आसिफ इकबाल से मुझे क्या बताएं, सोशल मीडिया का जिस तरह से ज़फ़र साहब ने बताया कि इस्तेमाल इतनी तादाद में लोग कर रहे हैं और इससे भी ज़्यादा हो सकती है, तो सोशल मीडिया पर जराइम की शरह क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर जी 2007 से हम लोग इसको इन्फोर्स कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये बड़ा रैपिडली बढ़ रहा है जो क्राइम रेट है सोशल मीडिया के स्पेसिफिकली हवाले से। वैसे तो ओवरऑल साइबर क्राइम के हवाले से ही जराइम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब कॉन्टिनेंट में जो है बशमूल पाकिस्तान सोशल मीडिया का क्राइम यानी परसेंटेज में नहीं बढ़ रहा, जो हम लोगों ने देखा ये मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी लास्ट ईयर जो था यहाँ पे लाहौर की जो कंप्लेंट्स थी वो 18,000 थी, और 18,000 कंप्लेंट्स का ये मतलब नहीं है कि 18,000 एक्चुअल कंप्लेंट्स थी और लोगों के साथ ये क्राइम हुआ या लोग इसका विक्टिम बने। ये हमारे ख्याल से कुछ 10 to 20% लोग हैं जो हमें अप्रोच करते हैं, वरना ये क्राइम इतना सीरियस और इस तरह का होता है कि लोग इसको छुपाते और ब्लैकमेल होना जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग तक आने से घबराते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे यानी इसकी सीरियसनेस का हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जजेस जो ये हमारे केसेस को डे टू डे हियरिंग करते हैं और सुनते हैं, जी। एक जस्टिस साहब हैं, उन्होंने ये लिखा अपनी जजमेंट के अंदर कि दीज टाइप ऑफ क्राइम्स आर डैमेजिंग फाइबर ऑफ द सोसाइटी। यानी हमारा सोसाइटी की जो जड़ें हैं उनको खोखला कर रहे हैं। ये इस तरह का क्राइम है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ये जो क्राइम आप बता रहे हैं आसिफ इकबाल साहब, इसमें किस किस्म का क्राइम आपको सबसे ज़्यादा, जो आपने बताया कि जी 10 to 20% लोगों ने अप्रोच किया, ये तो वो लोग होंगे जो आपने 18,000 से अबव का बताया, किस किस्म के केसेस हैं जो आपके पास रिपोर्ट होते हैं? जी हमारे पास यही सोशल मीडिया में ये जिस तरह फेसबुक और इंस्टा और ये व्हाट्सएप है, इस पे लोगों को डिफेम करना, लोगों को ब्लैकमेल करना। यानी किसी की अगर पिक्चर हाथ लग गई है, कोई उसको एडिट करके चढ़ा देते हैं लोग, फेक प्रोफाइल अब हम जब लोगों को पकड़ते हैं उनको ये नहीं पता होता कि किसी के नाम की फेक प्रोफाइल बना देना एक जुर्म है, उनके लिए ये फन होता है। ये इसी तरह उनको अवेयर करना, जिस तरह से ये प्रोग्राम में हम बता रहे हैं कि ये कौन कौन से ये चीज़ें जराइम के ज़ुमरे में आ जाती हैं। नहीं मैं आपके नाम की फ़ेक प्रोफाइल बना के उसके बाद क्या करता हूँ जी, आपके जो कोलीग्स हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको साथ में ऐड करना शुरू कर दूं और साथ में उनसे बात प्रिटेंड करूं कि मैं मतलब आपके नाम से। तो ये इस लेवल तक चीज़ें चली जाती हैं कि बहुत सारी बच्चियों की डिवोर्स हमने देखी है, डिवोर्स हो जाती है, उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, उनकी एजुकेशन ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत सीरियस नेचर का क्राइम। ठीक है ज़फ़र साहब, जिस तरह से अभी आसिफ इकबाल साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि कोई भी किसी की फ़ेक प्रोफाइल बना लेता है, ये हम अनजाने में कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ और कर जाते हैं? और जिस तरह से इन्होंने कहा आसिफ साहब ने कि हमें नहीं पता होता कि अगर हम किसी का फ़ेक प्रोफाइल बना रहे हैं तो ये भी एक क्राइम के ज़ुमरे में आता है। तो इट मीन्स कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो कर रहे हैं मगर उनको अवेयरनेस है ही नहीं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। जी आपने दुरुस्त फरमाया कि जो फेसबुक पे ख़ास तौर पे फ़ेक आईडीज़ का एक बड़ा रुझान है। लोग किसी और के नाम से अपना अकाउंट बनाते हैं, उसके अलावा किसी और की तस्वीर अपनी प्रोफाइल पर लगा देते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है ख़तरनाक रुझान है कि एक तो आपसे इकबाल साहब ने कहा वो जो ब्लैकमेलिंग वाला रुझान जिस पे ख़वातीन पे बहुत उसके मनफी असरात होते हैं। जो एक और जो आप देखें अगर सोसाइटी में इसका नुकसान हो रहा है वो है फ़ेक न्यूज़ का। जिस तरह जो मालूमात गलत बगैर तस्दीक किए
हम शेयर करते हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, इवन इंस्टा पे आप तस्वीर शेयर कर देते हैं। आप देखें अभी रिसेंटली कुछ ये धरने की बातें हो रही हैं जो मौलाना फजल रहमान का, उसके कुछ आपके नुकात शामिल हो गए कि जी ये इस तरह की उन्होंने धरने की प्लानिंग की हुई है। फिर डिप्टी कमिश्नर का लेटर एक आ गया कि ये उन्होंने लिखा हुआ है। तो इस तरह की जो फेक मालूमात है उसका रुझान बहुत बढ़ रहा है और उससे लोगों के अंदर जो मनफी तासुरात जन्म देते हैं वो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा धचका होता है। और इसकी मिसालें आप माजी में भी बहुत सी देख सकते हैं। आप देख लें औरत मार्च जब हुआ था उसके में कितनी तस्वीर थी जिनको फ़ोटोशॉप करके दोबारा रीपोस्ट किया गया और उसकी वजह से उस पूरे अमल को कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो जो हम ये चीज़ें करते हैं कि बग़ैर तस्दीक के मालूमात आगे करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शायद इतने ज़राए नहीं होते या वो बहुत से लोगों पे रिलाई कर लेते हैं कि जी ये इन्होंने मुझे अगर भेजी है मालूमात तो ये सही होगी। ये नहीं जानने की कोशिश करते कि जो मालूमात वो भेज रहा है उसने भी तस्दीक किए बगैर आगे फॉरवर्ड कर दी है। तो ये रुझान एक बहुत बड़ा ख़तरनाक है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में उसके बहुत मनफी असरात पड़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा आसिफ इकबाल साहब, कोई ऐसा टोल फ्री नंबर जिस तरह से लोगों में बहुत ज़्यादा आपने बताया कि जी ये इशू है जो हमारे तक आती है कंप्लेंट की सूरत में, कोई ऐसा टोल फ्री नंबर या कोई अवेयरनेस के लिए कोई ऐसी चीज़ जिससे आवाम को पता हो कि भाई ये चीज़ें ख़राब हुई हैं, ये चीज़ें गलत हुई हैं और मुझे फ़ौरी तौर पे आप लोगों के साथ जो है वो बात करनी चाहिए, आप लोगों के साथ कंप्लेंट दर्ज करानी? जी बिल्कुल, FIA साइबर क्राइम का 9911 जी ये नंबर है, इस पे कॉल करके कंप्लेंट की जा सकती है और इस पे किसी भी तरह की हेल्प भी ली जा सकती है। हमारे वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे होते हैं, वो प्रॉपर गाइड करते हैं कि अगर आपका कोई इशू है तो इसको किस तरह से लेके चलना है। FIA साइबर क्राइम के 15 जो हैं वो स्टेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, वो उनका एड्रेस बताएंगे, आपको ये गाइड करेंगे कि कंप्लेंट कहाँ पे जाके किस तरह से करनी है। तो घर बैठे कॉल भी कर सकता है कोई भी बंदा। और दूसरी चीज़ मैं ये यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारे लोग जो हैं वो ब्लैकमेल हो रहे होते हैं बट वो कांटेक्ट नहीं करते लॉ इन्फोर्सिंग से। FIA क्या वजह है? वो वजह वो हमें भी थोड़ा सा इदराक है क्योंकि हम भी यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे बड़े, कि थोड़ा सा हमारे सोसाइटी में रुझान है कि हमारा लॉ इन्फोर्सिंग का जो बिहेवियर होता है वो अच्छा नहीं होता लोगों के साथ। एक वो बेचारे पहले से विक्टिम होते हैं, दूसरा ये कि हमारे पास आएंगे, हम उल्टे सीधे क्वेश्चंस करेंगे कि मतलब इस चीज़ से। साइबर क्राइम में सब लोग जो हैं एजुकेटेड हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस के लोग हैं सारे, वहाँ पे ये रुझान नहीं है। बल्कि हम लोग उन जो हमारे पास विक्टिम्स आते हैं, हमें इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होता है कि उनके पास आखिरी रास्ता है, हमारे पास कोई खुशी से नहीं आता। तो मैं लोगों को इनकरेज करूँगा, बच्चियों को ख़ास तौर पे, कि फ़ीमेल्स को कोई सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मेल साथ होगा तो साइबर क्राइम में वो लोग आएंगे। हमारे पास फ़ीमेल जो है स्टाफ है, ऑफिसर्स फ़ीमेल भी हैं। फीमेल्स के केसेस ज़्यादातर उनको दिए जाते हैं ताकि वो खुल के बात कर सकें, कहीं पे उनकी गलती हो तो उसको वो बयान कर सकें, उसको बेहतर तौर से लिया जा सके। तो मैं इनकरेज करूँगा लोगों को कि साइबर क्राइम का कल्चर एंटायरली आपको अच्छा नज़र आएगा। आप जो लोग आते हैं ज़ाहिर है उनके मामलात हल होते हैं और इसमें दुआएं लेने का भी बड़ा। साइबर क्राइम की जो आपने बात की ना, इसमें मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, वो मैं आपसे पूछूंगी आसिफ साहब। अभी मेरे साथ एक कॉलर है मोहम्मद अली, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी मोहम्मद अली, क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप? जी क्या है? जी अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई, बात कीजिए आप। जी मैं ना फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे ना परसों कॉल आई थी तकरीबन 1 बजे दोपहर को जी। वो कहते थे कि जो ना आप अपना व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं तो इंडिया का नंबर है आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पर, तो आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा मैं अपना व्हाट्सएप चलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जो आपको हमने कोड सेंड किया है ना वो हमें ना वापस भेजो तो आपकी व्हाट्सएप चली रहेगी, ठीक है। तो मैंने कहा ये दहशतगर्दी दौर है तो मैंने कोड नहीं भेजना। उन्होंने मुझे फिर कहा कि आपका ना व्हाट्सएप अभी बंद हो रहा है तो 15 मिनट में आपको FIA जो ना उठा लेंगे। अच्छा ठीक है, तो इसलिए मुझे बड़ी टेंशन बनी। मेरे घर वालों ने मुझसे मोबाइल छीन लिया था। मेरे भाई आपके व्हाट्सएप पे इंडिया का नंबर क्या कर रहा है ये तो बताएं पहले। इंडिया का नहीं, वो ग्रुप होते हैं ना, लड़के बनाते हैं ग्रुप। अच्छा वो ग्रुपों में हम इस्लामिक ग्रुपों में ऐड है तो वो इस्लामी उधर इंडिया में भी रहते हैं लोग। अच्छा मुसलमान
अच्छा। तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा, तो वो लोकल नंबर था, मैंने कहा भी अपनी मतलब जो ना सरकारी नंबर से कॉल करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। वो कहते जी अभी आपको 15 मिनट में हम चले उठा मेरे लेंगे। भाई, आप परेशान ना हो, यहाँ पर हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर FIA भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मीडिया मीटर्स ब्राइट डेमोक्रेसी भी मौजूद हैं। इन दोनों से मशवरा कर लेते हैं और आपके लिए कोई रास्ता निकाल लेते हैं। अच्छा ज़फ़र, ये मुझे बताइएगा, ये जो बच्चे ने हमारे साथ बात की है अभी, मोहम्मद अली ने, कि वो इस चीज़ के लिए परेशान है कि जी आपको कॉल आई है, 15 मिनट में FIA उठा लेगी, ये बड़े मामलात हैं, इसकी क्या वजह है और कैसे हल किया जाए? और वैसे बिल्कुल बच्चे की बात सही है कि बहुत सारी दुनिया में ऐसे ग्रुप्स बन रहे होते हैं, इस्लामिक भी होते हैं, फन से रिलेटेड भी होते हैं, इंसान किसी भी ग्रुप का हिस्सा बन जाता है, तो ये भी क्या आप लोगों के लिए नुकसानदेह होता है? इससे भी अवॉइड करना चाहिए हमें। जी, इसके भी दो पहलू हैं। जो एक है कि लोग ब्लैकमेलिंग के लिए या पैसे बटोरने के लिए इस तरीके के वारदात को इस्तेमाल करते हैं कि आपसे, जैसे वो एक स्टेट बैंक वाला, आपको याद होगा कि बीच में स्टेट बैंक के नंबर से लोगों को कॉल आना शुरू होगी, सॉरी नंबर से नहीं, लेकिन लोगों ने कहा कि जी मैं स्टेट बैंक से बात कर रहा हूँ। मुझे खुद वो कॉल मौसूल हुई थी एक दफ़ा कि जी हम स्टेट बैंक से बात कर रहे हैं और एक सेल नंबर से थी। जब मैंने उनको कहा कि आप अपने ऑफिशियल नंबर से कॉल करें तो उन्होंने रिप्लाई किया कि जी नहीं, हम तो मोबाइल से करेंगे क्योंकि हम उनकी एक मोबाइल टीम है। तो ये लोग, दूसरा एक होता है लोगों के लिए एक ये टाइम पास का भी जरिया बन गया है कि किसी को तंग करने के लिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि जी एक जो रुझान है लोगों में वो बहुत बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ने में क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे ही हाथ में है उसका अखलाकी तौर पे किस तरह का इस्तेमाल किया जाए, चाहे हम उसका मुस्बत इस्तेमाल करें चाहे हम मनफी इस्तेमाल करें। तो जहाँ मुस्बत इस्तेमाल बहुत सारा हो रहा है वहाँ पे कुछ मनफी भी उसका इस्तेमाल है जो समटाइम मुस्बत इस्तेमाल पे बड़ा हावी बन जाता है। वो एक बड़ा हमारे लेकिन हमारे सोसाइटी का है, क्यों हमारे जो यंग लोग हैं, बड़े जो लोग हैं मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के, उन्होंने ये एक चीज़, जैसे मैंने आपको कहा कि तस्दीक जो मालूमात वो होती है वो भी बहुत से लोग शेयर करते हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। मतलब एक मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि एक तस्वीर मेरे पास हर 3 महीने बाद व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आती है, जिस तस्वीर के नीचे कैप्शन लगा होता है कि ये बच्ची हैदराबाद सिंध से मिली है और बराए मेहरबानी इसके वालिदैन को ढूंढा जाए। जबकि उस तस्वीर में साफ जाहिर है कि एक जो वर्दी है पुलिस की वो इंडियन पुलिस है और जो ट्रेन भी वो इंडियन ट्रेन का डब्बा है पीछे। तो लोग सिर्फ हैदराबाद देख के ही पाकिस्तान का नाम उससे जोड़ देते हैं। तो हमारे पास जो तस्दीक वाला अमल है वो एक बहुत कम है, और दूसरा लोगों के पास ये एक जो जराइम पेशा लोग हैं या कुछ ऐसे लोग जिनको लगता है कि ये बहुत शॉर्टकट है पैसे कमाने का, तो इस तरह उन लोगों को तंग किया जाए जो इसके झांसे में आ जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है आपके सबके सामने कि उसके लिए कितने लोगों को उसके मैसेजेस मुझे बड़े आते हैं, कि आपके इतने पैसे मंजूर हो गए हैं और आप ले लीजिए। वो बड़े अरसे के बाद दोबारा एक्टिव हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है मेरे साथ। ज़फ़र साहब, कॉलर्स मौजूद हैं, मैं चाह रही हूँ कॉलर्स मौजूद हैं, माजरत के साथ उनसे भी बात करना जरूरी है। मुआज़ हमारे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। जी मुआज़, आप क्या सवाल करना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सवाल डिप्टी डायरेक्टर आसिफ इकबाल साहब से है। जी मुझे पूछना ये था कि ये जो प्रोसीडिंग्स हम शुरू करवा देते हैं, एक हम कंप्लेन लॉन्च कर देते हैं और उसके बाद वो प्रोसीजर शुरू हो जाता है, तो उसको कोई डायरेक्शन भी मिल जाती है या वो कोई सोल्यूशन भी उसका निकल आता है या नहीं? चलिए, थैंक यू सो मच मुआज़। अभी जान लेते हैं, एक तो मोहम्मद अली ने जो क्वेश्चन किया था मेरे भाई ने कि जी FIA की धमकियां लगा रहे हैं, एक तो उस बच्चे की रहनुमाई कीजिए कि कैसे पता चले कि वाकई ऑथेंटिक कॉल है और इसके लिए वो किस तरह से आप लोगों से रब्ता कर सकते हैं। दूसरा ये हमारे जो मुआज़ ने क्वेश्चन किया उसका भी जवाब दीजिए। अच्छा, जो पहली बात थी कि एक कोड आता है और वो बेसिकली आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है लोगों का व्हाट्सएप हैक करने का, यानी उस तक बेसिकली हैकिंग नहीं होती, एक्सेस होती है कि उसको जब वो आपके नंबर को अपने व्हाट्सएप में डालते हैं, उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आपको कोड आता है, कोड आपसे ही ले लेते हैं वो, और आप उनको कोड दे देते हो। वो कोड लेने के कभी कहते हैं कि मैं इजी पैसा करा रहा हूँ, मेरी फैमिली जो है हॉस्पिटल में है, तो ये इजी पैसा का कोड है, फ़ौरन मुझे दे दीजिए। आप दे देते हैं इन गुड फेथ, और आपका वो व्हाट्सएप का कोड होता है बेसिकली, और वो हैक हो जाता है। अच्छा, इससे होता क्या है कि ये शरारत तो कम कर रहे हैं, जो हमने देखा है, जो हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं, इसमें लोग पैसे कमाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, फिर उस व्हाट्सएप को मिसयूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि कोड हो या कॉल हो, कोई भी इदारा, स्टेट बैंक, कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, कोई भी निजी बैंक जो है,
वो आपकी इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे नहीं लेने का मजाज ही नहीं है, वो ले ही नहीं सकते। इवन ये बात हो रही थी कि नंबर उसका स्टेट, अगर मोबाइल से कॉल करते हैं स्टेट, वो उस बैंक का कंसर्न जो है वो उनका नंबर होना चाहिए, नंबर भी आ जाता है, वो कॉलर आईडी स्पूफिंग होती बड़ा इजीली हो जाती है वो एक सॉफ्टवेयर से। तो अगर वो नंबर भी आ जाए आपके पास FIA का, किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का, किसी बैंक का, आपने फिर भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी, आपने ये लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये ली नहीं जा सकती। और दूसरा ये जो बात हो रही थी कि जो हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास साइबर क्राइम में अनअटेंडेड कंप्लेंट कोई भी नहीं जाती। ठीक, हर कंप्लेंट को हम देखते हैं। हाँ, ये हमारे साथ थोड़ा सा ये है कि हमारा अभी 400 ऑफिसर्स साइबर क्राइम में, क्योंकि ये बड़ा रैपिडली बढ़ा है, नए ऑफिसर्स की जो है वो रिक्रूटमेंट हो रही है, इंटरव्यूज़ हो गए हैं, बस वो किसी वजह से थोड़ा सा, जब वो हमारे साथ ऐड होंगे तो इंशाल्लाह हमारी डिलीवरी जो है साइबर क्राइम के ऑफिसेज से वो बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहे लोगों को? जी, सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए बिल्कुल मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, एक तो उसकी जो ऑप्शंस हैं जैसे फेसबुक है आपका, उसको अपने मोबाइल के साथ अटैच करें, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, सिक्योर करें उसको। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना जो ऐसा स्टफ़ फेसबुक के ऊपर शेयर करें जो आप अपने भाई और बाप के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब आप वो ट्रांसफ़र करते हो वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, वो इस तरह। तीसरी चीज़ ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बंदा ही उस स्टफ़ को पब्लिक करे, मोबाइल भी किसी का चोरी हो सकता है, किसी का लैपटॉप भी चोरी हो सकता है, तो वो उससे ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया को यूज़ करें इस तरह से, उस पर दोस्त इस तरह के बनाएं जो रियल लाइफ में आप अपने दोस्त बना सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आसिफ इकबाल साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। ज़फ़र निज़ामानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना कीमती वक्त सुबह के लिए निकाला। उम्मीद करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को जिसको हमने आपके साथ शेयर किया डेफिनेटली आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अभी मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और भी मामला है जिनके ऊपर तफसील से बात होगी। स्टे विद अस। सेल्फ विक्टिमाइजेशन, इसके बहुत सारे पहलू निकलते हैं और आपके हमारे सबके इर्द गिर्द इस किस्म के लोग मौजूद होते हैं। इसमें जेंडर्स के हवाले से हम बात नहीं करेंगे, ख़वातीन भी शामिल होती हैं इसमें, मर्द हज़रात भी शामिल होते हैं, मगर सेल्फ विक्टिमाइजेशन की वजह क्या बनती है? इसके 2-4 पहलू जिनके मुतालिक मैं आपको बता दूँ, जो हमारे देखने वाले हैं, जिनके समझ के लिए ज़रूरी है। जो लोग तन्हाई पसंद हो जाते हैं, जो लोग हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसमें मर्द भी शामिल हो सकते हैं, ख़वातीन भी शामिल हो सकती हैं, इसमें वो लोग भी शामिल हो जाते हैं जो ख़ुद को तकलीफ़ पहुँचा रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाला शख्स उनसे हमदर्दी करे, उन्हें तवज्जो दे, अटेंशन दे। ये लोग हमारे माशरे में क्यों होते हैं ऐसे? इसकी वजह क्या होती है? क्या बचपन में वालिदैन का तल्ख रवैया, मारपीट बहुत ज़्यादा, या फिर बच्चों का बहुत ज़्यादा होना, या फिर आपके तवज्जो ना होना, या फिर आपके गली मोहल्ले में जब बच्चे खेलते हैं तो आपके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती, बच्चे बल्कि अपना एक अलग ग्रुप बना के बैठ जाते हैं। वो चीज़ें बचपन से चलती आती हैं, तो क्या वो आपकी शख्सियत में बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं कि हम उन्हें निकाल नहीं फेंक सकते? इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरा पैनल भी मौजूद है जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अगर आप लोग भी इस किस्म के किसी प्रॉब्लम का, किसी मसले का शिकार हैं तो आप भी कॉल कर सकते हैं, या आपके इर्द गिर्द भी अगर इस किस्म के लोग मौजूद हैं तो उनसे मुतालिक आप बात करना चाहते हैं, उनसे मुतालिक कोई काउंसलिंग लेना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर लेना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपके साथ करा देती हूँ। यहाँ पे हमारे साथ अक्सर हमारे शो में हिस्सा बनते हैं, हमारे साथ माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर अम्बरीन, थैंक यू सो मच डॉक्टर अम्बरीन। और इसके अलावा मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं एनुल हक बगदादी साहब, बहुत शुक्रिया बगदाद साहब आपके भी कीमती वक्त का। जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से भी हमारी बहुत ही प्यारी माहिर नफ्सियात नुशाबा मन्नान हमारे साथ मौजूद होंगी, बहुत शुक्रिया नुशाबा आपके भी वक्त का। और इसके साथ साथ माहिर नफ्सियात फजल वाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जिनके लिए लोग इन्हें बड़ा पसंद कर रहे होते हैं, तो फजल वाहिद साहब से भी हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फजल वाहिद साहब। सबसे पहले बगदाद साहब आपसे, क्योंकि किसी भी टॉपिक का आगाज़ करते हुए हमारा इस्लाम उसका दायरा अपने इर्द गिर्द ज़रूर रखता है। इस्लाम क्या कहता है उन लोगों के हवाले से जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन का शिकार होते हैं या ख़ुद को तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया, और आपकी टीम का भी बहुत शुक्रिया कि जो बड़े अछूते किस्म के टॉपिक्स लाते हैं जो हमारी सोसाइटी में वाकई ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं।
तो ये एक पॉजिटिव इसका यूज़ है कि हमारे मीडिया का अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुआशरे की इस्लाह के लिए बिल्कुल इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद करते हैं। सेल्फ़ विक्टिमाइजेशन उर्दू में जिसको हम कह सकते हैं कि खुद इज़ार रसानी या अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाना। बात यह है कि जो इंसान का जिस्म है ये उसके अपनी कोई कसबी या मेहनत के सिले में वजूद में नहीं आया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक नेमत है जो उसको अता की गई है और ये अमानत है। तो अगर इस अमानत के अंदर कोई भी एक आम आदमी अगर आपके पास अमानत रख ले और उसमें अगर ख़यानत कर दी जाए तो वो भी आपसे पूछेगा। तो चेजा ये कि वो कादिर है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है, वो कवी है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसकी दी हुई इस अमानत के अंदर अगर आप ख़यानत करेंगे तो यकीनन उसकी सज़ा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। अब ये जो जिस्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता किया तो तख्लीक के वक्त ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका एक मकसद तय कर दिया। बिल्कुल। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मैंने इंसान को और जिन को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। इबादत आम मफ़हूम के अंदर मखलूक खुदा की खिदमत है, यानी कि अपने इस जिस्म को आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत और फरमाबरदारी के साथ साथ इस मखलूक की खिदमत के अंदर भी सर्फ करना है, खर्च करना है। तो यही वो आपका मकसद है जो पूरा हो जाएगा। अगर इस मकसद को आप पूरा न करते हुए अपने जिस्म को उससे अलावा किसी और तकलीफ़ में डालेंगे, इसमें मैं एक और बात जिक्र करता जाऊँ कि जब मकसद ये तय कर दिया गया कि ये इबादत है तो अब इबादत के जितने भी उसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तय किए, शरीयत के अंदर बता दिए हमें, और उनके लिए जो मतलूबा मुशक्क़त थी वो दे दी, लेकिन उसका एक बेसिक प्रिंसिपल तय किया। ये जो इस्लामिक लॉ वाले लोग हैं वो जानते हैं कि शरीयत इस्लामिया के ओवरऑल उन्होंने 5 स्पेसिफिकेशंस दी हैं कि इस शरीयत का को बनाने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 चीज़ों का खुसूसी ख्याल रखा। उनमें एक चीज़ ये थी कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इंसान को उस अमर की तकलीफ़ नहीं देता, उस काम की तकलीफ़ नहीं देता जो उसमें बर्दाश्त करने की सकत ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। गोया कि रब भी जिसने आपको तख्लीक किया है, जिसका सब कुछ दावा है आपके ऊपर, वो भी आपको किसी ऐसी जगह पर लाकर खड़ा नहीं करता जहाँ आप तकलीफ़ को बर्दाश्त ना कर सको। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि ला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो। ठीक है, जो आप अपने आप को कत्ल करोगे क्यों, इसलिए कर रहे हो कि आप रब की रहमत से मायूस हो गए हो। बिल्कुल। तो वो तो आपके साथ गफूर रहीम है। बेशक, और जिसने जुल्म के साथ और उद्वानी यानी सरकशी के साथ अपने आप के साथ ये कर लिया तो फिर उसका ठिकाना जहन्नुम की आग हो सकती है। फजल वाइद साहब, मुझे आप ये बताइए, सेल्फ विक्टिमाइजेशन की बात हो रही, इस्लामिक लिहाज से तो हमने जाना, मगर लोगों को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि हम किस किस्म के सेल्फ विक्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, जिस तकलीफ़ की जो ख़ुद को पहुंचाता है, इसकी कौन कौन सी शक्लें होती हैं सेल्फ विक्टिमाइजेशन की। थोड़ा वो लोगों को क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, ताकि उन्हें पता हो कि कैसी तकलीफ़ है जो इंसान जाने अनजाने में अपनी ज़ात को, अपने आप को पहुँचा रहा होता है। जी, पहले तो एक थोड़ा सा फ़र्क वाज़े कर ले। हम सेल्फ़ हार्म में और सेल्फ़ विक्टिमाइजेशन में फ़र्क है। अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना सेल्फ़ हार्म कहलाता है। सेल्फ़ विक्टिमाइजेशन असल में इसको कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैं रिसीविंग एंड पे हूँ ज़्यादती के और ज़्यादती करने वाला कोई और है। सेल्फ़ विक्टिमाइजेशन के वो हर उनके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव रिज़ल्ट्स होते हैं उनकी ज़िंदगी में, उसके लिए वो किसी और को मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं। ये बुनियादी तौर पे सेल्फ़ विक्टिमाइजेशन है। देखें, सेल्फ़ विक्टिमाइजेशन एक लॉ ऑफ नेचर को उसको डिफ़ाई करता है, और वो लॉ ऑफ नेचर है कॉज एंड इफ़ेक्ट। कॉज एंड इफ़ेक्ट ये होता है कि जैसे अगर बारिश हो गई और सैलाब आया, तो सैलाब इफ़ेक्ट है और बारिश का होना वो कॉज है। अब इस कानून को हम डिफ़ाई करते हैं। कैसे डिफ़ाई करते हैं कि जो सेल्फ़ विक्टिमाइजेशन के लोग होते हैं उनको ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिव पहलू है वो किसी और ने क्रिएट किए हैं, वो मैंने नहीं क्रिएट किए। वो अपने आप को इफ़ेक्ट में डालता है जबकि कॉज में किसी और को डालता है। तो ये एक विक्टिम मेंटालिटी होती है। तो विक्टिम मेंटालिटी के अंदर भी फिर दो तरह के लोग रिस्पांस करते हैं, पॉजिटिव रिस्पांस एंड नेगेटिव रिस्पांस। पॉजिटिव रिस्पांस वाले लोग भी अपने आप को विक्टिम ऑफ लाइफ ही तस्वर करते हैं, बट दे स्टे पॉजिटिव अबाउट इट।
वो रेस्क्यूअर वाले मिशन पे लग जाते हैं, जबकि जो दूसरे नेगेटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं विक्टिम ऑफ लाइफ के तौर पे, वो विक्टिमाइजेशन पे वो रिसीवर हो जाते हैं, वो गिवर हो जाते हैं, वो रिसीवर हो जाते हैं। तो बेसिकली जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन है ये एक इल्यूजन है, ये एक मेंटालिटी है। इल्यूजन में और रियलिटी में फ़र्क क्या होता है कि इल्यूजन बेसिकली इट सीम्स राइट, इट फील्स राइट, लेकिन वो सच नहीं होता। उस वक्त उनको परफेक्ट सेंस बन रही होती है कि मैं ही विक्टिम हूँ, मेरे साथ ही ज़्यादती हुई, फलाने ने मेरे साथ ये किया। अगर फ़र्ज़ करें आप सुबह निकलते हैं और आप कहते हैं जी मैं लेट हो गया, मेरा चालान भी हो गया, फिर मेरी गाड़ी भी लग गई। अब ये तमाम पैसिव वॉइस में हम बात ऐसे कर रहे होते हैं जैसे ये कोई और कर रहा था हमारे साथ, हम नहीं कर रहे थे। सिग्नल हमने नहीं, किसी और ने तोड़ा, चालान हमें मिला। ड्राइविंग करते बेहतियाती हमने नहीं की, किसी और ने की और हमारी गाड़ी लग गई। लेट में हो गया तो टाइम पे मैं नहीं निकला था, शायद कोई और लेट निकला था और मैं लेट हो गया। तो इसमें से हम जो क्रिएशन वाला पार्ट है प्रॉब्लम का, उसमें से हम अपने आप को निकाल लेते हैं और सिर्फ रिसीविंग एंड पे अपने आप को तस्वर, आधी तस्वीर को देख रहे होते हैं। मैंने ये चीज़ बड़ी देखी एडिक्शन के पेशेंट्स में अपने, वो जब अपनी स्टोरी बताते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो तमाम उनकी ज़िंदगी में जो भी हादसात हुए होते हैं, जो नेगेटिविटी हुई होती है, उसको लिंक कर देते हैं अपनी किस्मत के साथ, फैमिली के साथ, लोगों के साथ, माशरे के साथ, हालात के साथ। हालांकि उनकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिव पहलू होते हैं या जो नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, वो उनके ड्रग कंजम्पशन की वजह से आ रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन वो उल्टा उसको तस्वर कर रहे होते हैं। वो निशाबत, जिस तरह से अभी आप सुन रही थी फजल वाहिद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, मगर ये जानना भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो इस किस्म के मराहिल से गुजर रहे होते हैं, मगर इनमें से चंद लोगों की ही नफ्सियात इस तरह की क्यों बन जाती है, उसकी वजह क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सरवत आपके मदद करने का, हमेशा की तरह बहुत अच्छा टॉपिक। देखिए, एक दो चीज़ें थोड़ा सा मैं आसान अल्फाज में बताऊंगी। अल्लाह ने कहा मैंने तुम सबको एक जबिल्लत, एक खसलत के साथ पैदा की। हमें ये चीज़ एक तो समझने की ज़रूरत है कि सब एवरी इंडिविजुअल इज़ अ डिफरेंट रिसर्च। हर एक इंसान की इन्वायरमेंट, उसकी साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, जैसे वो देखता है चीज़ों को, उसका DNA जो उसने इनहेरिटेंस में लिया, वो सब मुख्तलिफ है। हम सबको एक तरीके से डील नहीं करते। आइसोलेशन का शिकार हो जाना, ख़ुद को सिंपथीज़ लेना दूसरों की, नेगेटिव थॉट का या इंट्रूसिव थॉट्स का आना माइंड में, इसके बहुत सारे वसी रीज़न हैं। 3-4 चीज़ें मैं आपके तवज्जुह से ज़रूर बताऊंगी। देखें, जैसे अभी सपोज़ कोई आइसोलेशन का शिकार है या नहीं मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है किसी को सोशल फोबिया हो सकता है, उसको डर लग सकता है इंसानों से। कुछ पर्सनैलिटीज इस टाइप की होती हैं जो इंट्रोवर्ट होती हैं, वो मिलना ही नहीं चाहती। ये एक शख्सियत, जैसे मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ होती हैं, इस तरह कुछ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ होती हैं। उसका कतई ये मतलब नहीं होता कि वो लोगों को पसंद नहीं करते, लेकिन वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जो है वो अपने आप में रहने के, अपने सर्कल के अंदर रहने के। कुछ दूसरी बात है कि बाज़ औक़ात शक होता है लोगों को कि शायद मैं बाहर जा रहा हूँ, लोग मेरे बारे में बात कर देते हैं। जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेशंस होते हैं लोगों को, लोगों के ये शक होता है, वहम होता है कि शायद मेरे बारे में बात कर रहे हैं। उनका अपनी ज़ात के बारे में भी होता है, रिपीटेटिव एक्शंस होते हैं। इसी तरह जो विक्टिमाइजेशन होता है, ये चीज़ आप समझने की कोशिश करें कि जो डिप्रेशन है ये उसके कोमॉर्बिड्स हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स ख़ुद से ही अपने बारे में गलत ही सोच रहा है, उसको उस वक़्त हेल्प की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। प्रोलॉन्ग एक रिसर्च है कि जो लोनलीनेस है वो ये जो आगे कैंसर का कॉज भी यही नेगेटिव थॉट्स जो है आपकी पूरी बॉडी को, ज़ाहिर है जब आप मैसेज ही पूरी बॉडी को दे रहे हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, आपके गैस्ट्रो के, आपके ये जो शुगर के पेशेंट, हाइपरटेंशन, ये सारा इन्हीं बीमारियों को, जिसको आप वहम कह लें, शक कह लें, नेगेटिव थॉट कह लें, सेल्फ विक्टिमाइजेशन कह लें, लोनलीनेस कह लें, ये लेटर ऑन इनकी तरफ ले जाती हैं। ठीक, इसको आगे कैसे डील करना है हमारी सोसाइटी में, जैसे अभी आपके तवज्जो से भी हम बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर जो है वो अवेयरनेस दे रहे हैं, लेकिन सबसे ख़तरनाक बात जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि जब आइसोलेशन के जो लोग शिकार रहते हैं, आप हफ्ते में 1-2 दिन रुक जाएं, अपने साथ वक्त गुजारें, वो तो बहुत हेल्दी है। लेकिन अगर आप पूरा हफ्ता ये चाहते हैं कि आप लोगों से ना मिले या लोग मेरे बारे में बात करें या नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, ये लेटर ऑन
जब ये बढ़ता है यही डिप्रेशन ठीक है नौशाबा, तो ये आइसोलेशन की आप बात कर रही हैं, ठीक है, डॉक्टर अमरीन भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अमरीन, मुझे ये बताइए, जिस तरह से नौशाबा ने भी बात की आइसोलेशन के हवाले से, क्या जो तन्हाई पसंद लोग होते हैं या ख़ुद को तन्हाई में रखते हैं, उसकी बड़ी वजह ये होती है कि वो टेंशन सीकर होते हैं, उन्हें ये मूड होता है कि जी हम अकेले हैं, कोई ख़ास लोग हैं वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहें, या आपको लगता है कि इग्नोरेंट बिहेवियर होता है कहीं ना कहीं पर, या कॉन्फिडेंस की कमी होती है जो उन्हें एहसास तन्हाई की तरफ लेकर जाती है, मगर चंद लोगों को फिर भी वो अपने इर्द गिर्द देखना चाहते हैं, इसलिए बाकी लोगों से वो कट ऑफ हो जाते हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच सरवत। अच्छा सरवत, इसमें इट्स अ वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट सेल्फ विक्टिमाइजेशन। इसमें मैं थोड़ा सा ज़रा डिफरेंस क्रिएट करूँगी। जो आपने बात की तन्हाई पसंद, आइसोलेशन का जो शिकार हो जाते हैं, उसमें कुछ बाज़ वक़्त एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़, जैसे भी नौशाबा ने बताया कि उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, लेकिन समटाइम्स इसकी अगेन मैं कहूँगी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। एक तो मैं थोड़ा सा ज़रा क्लियर करना चाहूँगी कि जो हम सेल्फ विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से किस तरीके से हम अपने आप को विक्टिमाइज्ड करते हैं। इट कुड बी फिजिकल एंड इट कुड बी इमोशनल एंड इट कुड बी साइकोलॉजिकल। ये बड़ा जानना ज़रूरी है। फिजिकल भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे होते हैं, तो हमारा जो साइकोलॉजिकल, आप समझ रही हैं, अपने आप को विक्टिमाइज्ड करना, कंटिन्यूसली उस टॉर्चर में रहना, तो एक तो सबसे मेजर ये रीज़न है। नंबर 2 मैं ये सिर्फ बताऊंगी कि इसमें भी हमें डिवाइड करने की ज़रूरत है। एक तो हमारी मैं एज अ नेशन तो नहीं कहूँगी, ग्लोबल ट्रेंड भी ये है कि कहीं ना कहीं यस, हम कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, अटेंशन या सिंपथी गेन करने के लिए बाज़ औक़ात वो एग्जैजरेट करके प्रॉब्लम्स को बताते हैं अपने ज़िंदगी के, ताकि उनको अटेंशन मिले। या अगर आप कभी उनकी कॉन्वर्सेशन, उनकी गुफ्तगू को देखें तो उसमें मोस्टली यही आ रहा होता है, जैसे शुरू में कॉन्वर्सेशन में, कि ये इस वजह से हुआ। वो एक ब्लेम गेम का, कहीं ना एज ए नेशन वैसे ही हम ब्लेम गेम का शिकार है। तो यहाँ हमें डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा कि एक तो हमारा नेचुरल एटीट्यूड है टूवर्ड्स लाइफ इज़ दिस, कि वी आर इंडल्ज्ड इन ब्लेम गेम। अब इट कुड बी सेल्फ ब्लेमिंग, जो कि सेल्फ विक्टिमाइजेशन में आ जाता है, कि ये सारा कुछ मेरी वजह से ही हुआ, मैं ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई हैव सीन सम पर्सनालिटीज़, जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि चूँकि मैंने ज़िंदगी में मेरी वजह से हुआ है, मेरे में ये नहीं था, एंड समटाइम्स यू ब्लेम इट ऑन टू अदर्स। चाहे अपनी वजह है सेल्फ ब्लेमिंग और ब्लेमिंग ऑन टू अदर्स, बट कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम को कॉन्फ्रंट नहीं कर रहे, रादर वो क्या कर रहे हैं, एस्केपिज्म ढूंढ रहे हैं बाय ब्लेमिंग ऑन टू अदर्स। तो इसमें ये चीज़ देखना कि एक तो सेल्फ पिटी हो गया। अब जो आप सेल्फ विक्टिमाइजेशन की बात करें तो उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी ये रीज़न बताऊंगी कि कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसको हम साइकोपैथ्स या हम सोशियोपैथ्स बोलते हैं, वो बचपन से ऑनवर्ड चलती आती हैं। अगेन मैं फिर ये कहूँगी कि इसका जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं, ये जो हमारा क्लिनिकल जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें कहीं ना कहीं जो सोशियोपैथ्स या साइकोपैथ्स होते हैं, उनकी इनिशियल जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस होती हैं वो समहाउ अब्यूज़ होता है, चाहे वो फिजिकल अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है, कहीं ना कहीं अब्यूज़ होता है, जिसका वो बाद में रिवेंज चाहे अपने आप से लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ विक्टिमाइजेशन में अगर देखें तो उसका रिवेंज फिर अपने आप से लेते हैं, बट समटाइम्स वो दूसरों को तकलीफ पहुंचा कर भी उसका रिवेंज ले रहे होते हैं। अगर आपको जावेद इकबाल की एग्जांपल याद हो, जिसने कहा कि मेरे बचपन में ये सारा कुछ हुआ और उसने आगे बच्चों के साथ किया, यू गॉट इट, दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ सेल्फ विक्टिमाइजेशन। दूसरा अगर आप देखें, अगेन मैं फिर ये कहूँगी कि बहुत से लोग अपने आप को, ठीक है अगर एंटी सोशल पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो एंटी सोशल नहीं, लेकिन वो जान के तन्हाई के अंदर रहना, अगेन ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये नॉर्मेलिटी है या उन्होंने बाय द टाइम एक एटीट्यूड डेवलप कर लिया है अपने अंदर और वो उसी हॉल के अंदर मौजूद रहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। मेरे साथ एक कॉलर है, मैं कह रही हूँ उनसे भी बात करें। गज़नफर हमारे साथ मौजूद है। जी गज़नफर, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल है फजल साहब से। जी मैं इनसे ये बताना चाहता हूँ अपने बारे में कि मैं जब मैं किसी से भी मिलता हूँ ना, तो मुझे ये फील होता है कि जैसे उसका मेरा इंप्रेशन नेगेटिव पड़ रहा है उसके ऊपर। अच्छा। और इसकी वजह से मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कहीं अपने रिलेशन जो है ना कंटिन्यू नहीं रख पाता। तो इस हवाले से मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ और मैं जो है ना इसी हवाले से फजल साहब से कुछ गाइडलाइन लेना चाहता हूँ। ठीक है, ले लेते हैं गाइडलाइन फजल साहब से। बहुत शुक्रिया गज़नफर आपकी कॉल का। अली शाह नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अली, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मैं बेसिकली एक फीमेल हूँ, डांसर हूँ। जी जी। तो मैम मैं कुछ दिनों से जो मैडम नौशाबा डॉक्टर जो बात करी, बिल्कुल वही कंडीशन मेरे साथ है। और मैंने कुछ दिनों पहले
एक नशा होता है आइस नामी, जब तो यूज किया लेकिन अब मैंने छोड़ दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लोग मेरे बारे में बात करते हैं, मैं कहीं जाता हूँ सब मुझे देखते हैं, मैं उससे डिप्रेशन में परेशानी हूँ, मैं किस तरह से इसे जान पाऊँ, प्लीज आप। चलिए ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैंने आपका सवाल नोट कर लिया। अलीशा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और शामिल हुई हमारे साथ शो में। गज़नफ़र ने जो क्वेश्चन किया था फजल साहब कि किसी से भी मिलता हूँ तो मुझे लगता है एक मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं जिनसे मैं दूर हो गया हूँ, वो लोग कट ऑफ हो गए हैं, तो क्या किया जाए? अच्छा, इनका जवाब देने से पहले मैं सिर्फ एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो लॉनलीनेस है या जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं या अगर कोई इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ हैं कि एंटी सोशल है, ये डिफरेंट है। सेल्फ विक्टिमाइजेशन डिफरेंट है और सेल्फ हार्म डिफरेंट है। जी। सेल्फ विक्टिमाइजेशन में दो चीज़ें, एक तो पर्सनैलिटी ट्रेट है कि जब भी कोई मसला आता है तो वो ख़ुद को उसका विक्टिम ठहराते हैं। दूसरा, इसका इंस्ट्रूमेंटल यूज़ भी है, जैसे आपने भी मेंशन किया कि अटेंशन सीकिंग के लिए, एम्पैथी, सिंपैथी गेन करने के लिए और अनड्यू फेवर्स लेने के लिए भी लोग इस सेल्फ विक्टिमाइजेशन का एक इंस्ट्रूमेंटल यूज करते हैं। तो ये सेल्फ विक्टिमाइजेशन में और डिप्रेशन में फ़र्क है। जो इनका सवाल है गज़नफ़र साहब का, बेसिकली लो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका नहीं है। जब हम अपने आप को फ्लॉट कंसिडर करते हैं फंडामेंटली, जब हम अपने आप को गुड इनफ नहीं तस्वर करते तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहता दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, और चूंकि हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते लोगों के साथ, फिर हम विड्रॉ करते हैं इस डर से, फियर ऑफ जजमेंट के मेरी जो खामियां हैं या कमज़ोरियां हैं वो सामने आ जाएंगी, या अगला बंदा मुझे अच्छा नहीं समझेगा, मुझे जज करेगा। तो इस डर से जो है बेसिकली लोग विड्रॉल में चले जाते हैं। इसका ताल्लुक एंजाइटी डिसऑर्डर से भी हो सकता है और इसका ताल्लुक लो सेल्फ कॉन्सेप्ट से भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा निशाबा, मुझे ये बता दी, अलीशा नेक्स्ट कॉलर थी हमारे साथ, तो वो ये बता रही थी कि वो कहीं भी जाती हैं तो उन्हें लगता है कि लोग उनके हवाले से बात करते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, और इसी वजह से उन्होंने ड्रग भी यूज़ करना शुरू की, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया, मगर अभी तक वो उसी कंडीशन में है कि मैं बाहर जाऊंगी तो लोग मेरे हवाले से बात करेंगे। जी देखिए सरवत, बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को कुछ ह्यूमन लिमिटेशंस की समझने की ज़रूरत है। हमारा पैदाइश कतई तौर पर हमारे अपने हाथ में नहीं है, चाहे हम लड़का पैदा हुए हैं, लड़की पैदा हुए हैं। और ट्रांसजेंडर्स को लेकर अभी कोशिश चल रही है, अवेयरनेस आ रही है, लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी तक क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंसान को आगे अपनी ज़िंदगी में जाने के लिए, ये खुद ही जिसको सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात कर सकते हैं, आप खुद एतमादी की बात कर सकते हैं। वो आपको कहाँ से मिलती है? आपके पेरेंट्स से मिलती है, आपकी सोसाइटी से, आपके टीचर्स से, आपके दोस्त है, बाप से। लेकिन जिन लोगों को ऐसा नहीं मिल रहा, उनको सोसाइटी में कोप अप करने के लिए तालीम की कमी, नौकरियां नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है और ख़ुद से ही सेटिस्फाइड नहीं है, ज़ाहिर है फिर वो क्या करेंगे। तो उसके लिए बिल्कुल इस किस्म के जो मामलात हैं, मेरे ख्याल में इसमें सोसाइटी का बहुत अहम किरदार है कि वो इनको वो एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट दे। लेकिन मैं अलीशा से पहली बात तो मैं सोसाइटी की तरफ से उनसे माजरत भी करूँगी, और दूसरी बात ये कि अलीशा, अल्लाह ताला ने सब इंसान, किसी भी इंसान को बगैर मकसद के नहीं बनाया, हम सब किसी न किसी मकसद के ऊपर बने। चलिए निशाबा, मैं आपका रिप्लाई लूंगी कंप्लीट, लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है और आप पाकिस्तान में, ठीक है, अभी मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंसान खुशी के लम्हात में भी दुख के लम्हात क्यों तलाश करता रहता है, दुखी क्यों हो जाता है, या फिर इंसान खुश रहते हुए भी उदासी का लिबादा क्यों ओढ़े रखता है। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ। मैंने बात की थी कि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो उन लोगों के हवाले से बात करेंगे जो खुशी के मौके पर भी दुखी रहते हैं और ख़ुद को तन्हाई का शिकार रखते हैं। इस पर बात करेंगे, मगर अभी हमारे साथ कॉलर मौजूद है शाज़िया, उनसे पहले बात कर लेते हैं, उनका सवाल लेके फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। जी शाज़िया, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं डेली लिखती हूँ, लेकिन आपके जो टॉपिक होते हैं डेली जो उनसे कुछ ना कुछ सबक सीखने को मिलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो
जी मेरा मसला ये है, मेरी बेटी है जिसकी उम्र है 12 साल और उसे मुझसे हर वक्त ये शिकायत रहती है कि मैं उसे प्यार नहीं करती और उसे प्यार कम करती हूँ और उसके भाई को ज़्यादा करती हूँ, ठीक है। तो मेरा दूसरा मसला ये है कि हमारे घर में हर वक्त बहुत लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है, जिसका मैं खुद टेंशन की वजह से भी शिकार हूँ। कल भी मैंने कॉल की थी कि मैं बच्चों को मारपीट करती हूँ, मैं वही आपकी रेगुलर कॉलर हूँ। जी 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 शाजिया, मुझे याद आ गया। शाजिया, आपके घर में जो झगड़ा रहता है वो मियाँ बीवी आप दोनों के दरमियान रहता है या फिर ये झगड़े की वजह क्या होती है? मैं सिंगल मदर हूँ, लेकिन दीदी मैंने कहा था कि मैं सिंगल मदर, लड़ाई झगड़ा ये ज़्यादा आजकल जो है यही है। ठीक है मेरी बहन, आप परेशान ना हो, मुझे पता चल गया, बिल्कुल आपने कल भी कॉल की थी। अभी मैं बगदादी साहब से भी पूछ लेती हूँ और हमारे साथ जो दीगर मेहमान हैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। बहुत शुक्रिया आपने शाजिया हमें कॉल की। अच्छा ये डॉक्टर अमरीन, आपने सुना ये शाजिया, ये हमारे रेगुलर कॉलर हैं, कल भी इनकी कॉल आई थी। ये सिंगल मदर हैं बेसिकली और बेटी की शिकायत है कि मुझसे प्यार नहीं करती। सिर्फ 12 साल की इनकी बेटी है। 12 साल की। तो इसकी वजह क्या होती है? बच्चों इनको मैं कल थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूं कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी ये करती हैं और मारपीट भी करती हैं, फिर उसके बाद खुद से शर्मिंदा हो रही होती हैं कि बच्चों को मैंने क्यों मारा। तो आज ये कर रही हैं कि मेरी बेटी कहती है आप बेटे से ज़्यादा प्यार करती हैं, मुझसे प्यार नहीं। अब देखिए, इसमें जब तक हम केस हिस्ट्री नहीं लेते एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि बच्ची ऐसा क्यों कह रही है। पहले तो एक बर्थ ऑर्डर जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्ची का अमंग द सिबलिंग्स जो है वो नंबर कौन सा है। अगर तो बर्थ ऑर्डर फर्स्ट है और बाद में और दूसरे बहन भाई आ जाएं तो उसमें जब अटेंशन डिवाइड हो जाती है तो जो फर्स्ट बॉर्न होते हैं दे फील टू बी इग्नोर्ड। एक तो ये फैक्टर मैं, दूसरा फैक्टर इनका कि सिंगल पेरेंट है। जब सिंगल पेरेंट है तो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। वो जो जितनी भी इनको मैनेज, अगेन बात आती है कोपिंग स्ट्रैटेजी की कि आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। और अगर आप उसमें जो है ज़्यादा इमोशनल कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि आप अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर रहे, गुस्सा आ रहा है, बच्चों पे गुस्सा, डिस्प्लेस जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर टू अ वीकर पार्ट, जब आप बच्चों के ऊपर शिफ्ट करते हैं। अब ये बेटे से इसलिए कंपैरिजन करिए, एक और भी फैक्टर हो सकता है कि बॉयज़ यूजुअली अपनी एक्टिविटीज़, अगर बेटा बड़ा है या छोटा, वो अपनी बाहर एक्टिविटीज़ ढूंढ लेते हैं। तो एक तो बच्ची की पर्सनालिटी इन इटसेल्फ, या दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में बच्ची की जो परसेप्शन है वो डेवलप क्यों हुई है। सोल्यूशन क्या दिया जा सकता है इसमें मैं फिर ये कहूँगी कि एक तो कोशिश करनी चाहिए कि 1-2 सेशन ज़रूर जो है वो साइकोलॉजिस्ट के साथ अपना भी, मैं ये नहीं कहूँगी बच्ची का, अपना भी जो है वो करवाया जाए। और अगर 1-2 सेशंस लेने में कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट लाइक दैट कि अगर आपके दांत में इशू है तो आप जाके अपनी दांत की जो है वो क्लीनिंग करवा लेते हैं उसकी। तो इसी तरह अगर 1-2 सेशंस ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बच्ची की पर्सनैलिटी भी हमें पता चल जाएगी और प्लस इनके भी पता चल जाएगा कि क्या इशूज़ हैं जिसकी वजह से बच्ची की परसेप्शन डेवलप हुई। मुझे ये बताएं, ये जब हम इस तरह की बात कर रहे होते हैं, जिन लोगों के हवाले से हम ख़ास तौर पे आज गुफ्तगू कर रहे हैं, दुख या परेशानी का एक आलम होता है जिसमें वो हर वक्त रहते हैं। अल्लाह ताला ने सब नेमतें भी अता की हूँ, अल्लाह ताला ने सब आसाइशें भी अता की हूँ, उसके बावजूद जो दुख और परेशानी के आलम में वो लोग रहते हैं, इसके नफ्सियाती पहलुओं तो मैं जानूँगी माहिर नफ्सियात से, मगर इनसे निकला कैसे जा सकता है, इनका शुक्र कैसे अदा किया जा सकता है, इस दुख की कैफियत से निकलना हो तो क्या किया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जो उसूल है वो कुरान अज़ीम में बयान कर दिया, या क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि ए मेरे बंदो कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, तो किसी भी सूरत में हो सकता है, कोई शेप उसकी हो सकती है, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया उनको ये पैगाम दे दिया कि मेरी रहमत से मायूस नहीं होना, मेरा दरवाज़ा खुला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपनी मखलूक के साथ जो प्यार है उसकी वो एक दुनियावी तौर पे हमें समझाने के लिए एग्जांपल देते हैं कि मैं 70 माओं जितना प्यार करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक माँ अपने बेटे की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है वो उसको बर्दाश्त कैसे करेगा? बिल्कुल। जब आपका बच्चा घर से किसी वजह से निकल जाए नाराज़ होकर, तो माँ इंतज़ार करती है कि ये लौट कर आए, तो फिर वो उसको गले लगा लेती है। तो आप जब लौट कर जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिसाल देता है दुनिया के तौर पर, 70 माओं से ज़्यादा वो प्यार करता है। तो वो फरमाता है कि जब आप मेरी तरफ चल कर आओगे तो मैं आपकी तरफ दौड़ कर आऊँगा। ये उसूल उसने बयान कर दिया। अब जो मायूस लोग हैं मैं उनके लिए गुजारिश करूँगा, कुरान अज़ीम की सूरह निसा की आयत नंबर 123, इसके लफ्ज़ हैं फमन या अमल सूअन युज्ज़ा बिही, आई थिंक सो, अगर गलत नहीं हूँ मैं, कि जिसने बुरा किया, कोई गलत काम किया तो उसको उसकी जज़ा मिलेगी। जब ये आयत नाज़िल हुई तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अर्ज़ किया और परेशानी के आलम है, फरमाने कि या रसूल अल्लाह कि ये तो कासिमतुज़्ज़हर,
कमर तोड़ आयत नाजल हो गई है। हम में से कौन बंदा है जिससे दुनिया के अंदर छोटी मोटी लफ्ज़ियाँ और गलतियाँ नहीं होती हैं? तो इस आयत के मुताबिक तो हमें सबको क़यामत के रोज़ उनकी हमें भी ये जज़ाएँ इसकी सज़ा मिलेगी। तो जवाब में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो दिया था वो हमारे लिए सबक है। आपने फरमाया कि अबू बकर आपको दुनिया के अंदर आप बीमार नहीं होते हो? तो फरमाया रसूलुल्लाह होता हूँ। तो फरमाया कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती है? तो आपने फरमाया कि जो बीमार होता है, जिसको कांटा चुभता है, हत्ता के छोटी सी छोटी भी तकलीफ़ जिसको दुनिया में पहुँचती है, उस तकलीफ़ के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ करता है। और एक दूसरी रिवायत में फरमाया कि उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे ख़ज़ां के मौसम में दरख्त से खुश्क पत्ते झड़ते हैं, इस अंदाज में गुनाह झड़ते हैं। लिहाजा एक ज़ात है, सिर्फ उसकी तरफ रुजू कर लें बस। आप किसी महफिल में तन्हा पसंद होने के बजाय अगर आप रब की मैयत में और उसके साथ में चले जाएं, उसका साथ तलाश करें, आपकी दुनिया की हर तरह का गम खत्म हो जाएगा। फजल वाइद साहब, ये जो हमारी गुफ्तगू का महवर चल रहा है पूरा, अगर इसको कुज़े में बंद करने की कोशिश की जाए तो क्या आपको लगता है कि अनडू फेवर्स के लिए भी हम इस किस्म की हरकत कर रहे होते हैं? बिल्कुल करते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि एक इसका इंस्ट्रूमेंटल यूज़ भी है, वो पर्सनालिटी ट्रेट नहीं होता, बेसिकली वो एक लर्न बिहेवियर होता है। जब आप देखते हैं कि कोई और सेल्फ विक्टिमाइजेशन कर रहा है और उसको कोई अनड्यू फेवर मिल गया तो आप सीख लेते हैं कि मैं भी सेम चीज़ रिपीट करके ये फेवर ले सकता हूँ। तो उस सूरत में ये इंस्ट्रूमेंटल यूज़ है जो कि एक लर्न बिहेवियर है। लेकिन एक पर्सनैलिटी ट्रेट भी होता है, न्यूरोटिसिज्म से भी इसका ताल्लुक जोड़ा जाता है। तो उस सूरत में सेल्फ विक्टिमाइजेशन वाले बंदे को नहीं पता होता कि वो सेल्फ विक्टिमाइजेशन में उसके मुताबिक वाकई में वैसा सब कुछ हो रहा है जैसे कि वो बयान कर रहा होता है। उस सूरत में क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कॉन्सिक्वेंस में इग्नोर हो जाती है, वो अपना रोल उसमें नहीं। देखें, जब भी हम ज़िंदगी में कोई मसला फेस करते हैं, कोई प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो उसमें उसकी क्रिएशन में भी हमारा रोल होता है। लेकिन जब हम उसकी क्रिएशन में अपने रोल को इग्नोर कर देते हैं और हम कहते हैं कि ये तो मेरे साथ हुआ और ये किसी और ने किया है मेरे साथ, इससे सेल्फ विक्टिमाइजेशन इसको कहते हैं। और सेल्फ विक्टिमाइजेशन में जब हम रहते हैं और जब हम अपने रोल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उस मसले की क्रिएशन में, तो फिर चेंज नहीं आता एज अ रिज़ल्ट। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जब भी हमारे लाइफ में क्राइसिस हो या जब भी हम किसी मसले को फेस करें अपनी ज़िंदगी में, तो हम ये भी देखें कि इसकी क्रिएशन में मेरा क्या किरदार है, इस प्रॉब्लम की क्रिएशन में मेरा क्या किरदार है, और फिर उसके सोल्यूशन की तरफ जाएं। तो जब हम क्रिएशन में अपने रोल को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फ्यूचर में हम उसको रीप्ले नहीं करेंगे, उसको दोबारा से नहीं उस किरदार को अदा करेंगे, तो दोबारा से उस तरह के सेम मसाइल हमारी ज़िंदगी में नहीं सामने आएंगे और हम उनकी सोल्यूशन की तरफ भी जा पाएंगे। असद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मेरे भाई असद, बात कीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, आज का जो मौजू है वो माशाल्लाह बहुत शानदार है और अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे कि इस तरह के प्रोग्राम आप करते रहें। मेरा मसला ये है कि 2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी हिप बोन फ्रैक्चर हो गई जी। और आप देखें 2019 है तो इस दौरान मेरे 3 सर्जरीज हो चुकी हैं और अभी मेरी फाइनल सर्जरी हुई है आगा खान हॉस्पिटल में। तो इस दौरान डिप्रेशन भी रहा मुझे और बेसिकली मैं टीचर हूँ स्कूल के अंदर। तो डिप्रेशन इस तरीके का है कि जब किसी को मैं देखता हूँ कि ये बीमार है शख्स, तो लगता है कि वो बीमारी मेरे अंदर आ जाएगी और बहुत ज़्यादा मतलब रोने को दिल करता है। खुश तो मैं हो सकता है कि कोई 6-7 महीने हो गए कि मैं खुश रहा हूँ, बाकी जो है वो दूसरे लोग भी मेरी वजह से तंग होते हैं। मेरी मिसेज हालांकि बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं साहब, पूरी फैमिली मेम्बर, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा मेरे साथ ताउन करते हैं, मुझे खुश रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन चलिए असद, हम पूछ लेते हैं कि आप जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ शायद एक ट्रॉमा के अंदर हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे। तहमीना हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी तहमीना, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मसला है कि कोई भी खुशी हो या गम मजीद रोने को जीत जाता है और चीखें मार मार के रोने को जीत जाता है। आपकी उम्र क्या है तहमीना? मेरी तकरीबन 38 साल। 38 साल है। और हमेशा से ऐसा है?
नहीं, पहले तो नहीं थी, अब भी ऐसा ही है। और जब मैं बच्चों को मारती हूँ, माशाल्लाह में 3 बच्चे हैं, जब बच्चों को मारती हूँ तो फिर बाद में भी रोती हूँ। चलिए मैं पूछ लेती हूँ। बहुत शुक्रिया तहमीना, थैंक यू, आपने कॉल की। नुशाबा सबसे पहली हमारी कॉलर जो आज़ाद कश्मीर से थी, मेरी बहन सोबिया, वो चाह रही थी कि मतलब बचपन के कुछ ऐसी तल्ख यादें हैं जो अब तक साथ हैं, जिनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं, कुछ सेशंस भी लिए हैं उन्होंने, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस ट्रॉमा से नहीं निकल पा रही कि बचपन में उनके साथ क्या हुआ है। तो उनके लिए क्या किया जा सकता है? मैं थोड़ा सा, आप मुझे वक्त देंगी, मैं इसको थोड़ा वाइंड अप करूंगी। जितने भी मैंने आपसे कहा था कि हर इंडिविजुअल एक डिफरेंट रिसर्च है, उसके प्रॉब्लम्स, उसके इश्यूज़। मैं आपको एक चीज़, जब हमारे पास लोग आते हैं तो हम ABC मॉडल या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, या हम उनसे कहते हैं कि आप कोई एंटीसीडेंट, कोई स्ट्रेस जो कि उनका बिलीफ सिस्टम बना देता है और फिर लेटर ऑन वो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जब हमारे पास आते हैं यूजुअली तब आते हैं जब बॉडी रिटेलिएट करनी शुरू कर देती है किसी भी ट्रॉमा के अगेंस्ट। बाज़-औक़ात बच्चियों में जिन का आ जाना, नॉन एपिलेप्टिक फिट्स जिसको हम कहते हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये उस वक्त आते हैं। इनके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मैं बात कुछ इस तरह करूँगी कि हमारे तीनों कॉलर्स उससे मुस्तफ़ीद हो जाएं। देखें, जैसे इन्होंने कहा कि एक जो फिज़िकल अब्यूज़ है, बिल्कुल बचपन से आप एक तय बर तय एक स्ट्रेस को, एक झटका या एक एंग्जाइटी का ट्रॉमा निकालने के लिए बॉडी को कोई मेडिसिन ना लें तो 6 महीने लगते हैं। तो आप ये सोचें इन 6 महीनों में बॉडी में कितने ज़्यादा, और ज़्यादा एक आपकी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन हो गया है, आप कॉन्टिन्यूस एक ट्रॉमा के साथ, आप नेगेटिव थाट्स के साथ चल रहे हैं। हम कॉर्टिजोल बोलते हैं उसको निकालने के लिए बिल्कुल वैसी दवाई की ज़रूरत है और काउंसलिंग की ज़रूरत है। जैसे टाइफाइड है, जैसे मलेरिया है, ये इनको काउंसलिंग की बिल्कुल ज़रूरत है। वो बात करें, बात करना बहुत कुछ चीज़ों की, स्पेशली सेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना, और जिस सोसाइटी से या जिस माशरे में, खासकर रूरल एरियाज़ में, ये टैबू समझा जाता है। और वो जो बिलीफ सिस्टम उनका होता है, जब वो जो स्ट्रेस है वो अंदर ही अंदर उनको इतना सप्रेस कर रहा होता है कि वो रिटेलिएट करती है बॉडी उसके अगेंस्ट। बिल्कुल इनको उसके ऊपर बात करनी चाहिए और इसका बिल्कुल हल भी है और काउंसलिंग भी। और याद करें फॉरगिवनेस, मैं इसका एक हल बताऊंगी, माफ़ कर देना। खुद को भी माफ़ कर दें अगर आप क्या उसके अंदर इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, और फिर आगे मूव ऑन करें। CBT, रुक जाएं। अल्लाह ने भी कहा तवक्कुफ कर लो, रुक जाओ, माफ़ कर दो। यही हम बताते हैं कि आपके जो बिलीफ सिस्टम, जैसे अगला हमारे जो कॉलर थे उन्होंने कहा कि मुझसे मेरा एक्सीडेंट हो गया, ह्यूमन लिमिटेशंस, मैंने कहा अल्लाह की तरफ से आ जाता है, बीमारी आ जाती है, उसके ऊपर कोप अप करने की टेक्निक्स उनको आनी चाहिए। एंटी डिप्रेसेंट ज़रूर ले लें क्योंकि ब्लड के अंदर एक ट्रॉमा, एक शॉक आ गया है, तो आप प्रोलॉन्ग इलनेस के लिए भी बिल्कुल एक थेरेपी है। हमारी थर्ड कॉलर ने जैसे कहा कि बच्चों को मारना, मैं इसके ऊपर प्लीज़ वापस आऊँगी। देखें, मैरिटल डिस्कॉर्ड, हमारे फैमिली ब्रेकअप्स हो रहे हैं, मैं बारहा कहती हूँ बच्चे इफेक्ट होते हैं क्योंकि बिल्कुल जो ये फ्रस्ट्रेशन है ये ट्रांसफ़र होती है, ये एनर्जी है, आपके अंदर एक एनर्जी आ गई है, आपके अंदर गुस्सा आ गया है, बच्चों पे निकालते हैं, बच्चे खिलौनों के ऊपर निकालते हैं। आपके साथ जो कुछ भी हो, प्लीज़ आपने करेले बोए हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा ये कर रहा है, आप सेब नहीं खाएंगे, आपका जो कॉन्सिक्वेंस हो गया पेरेंट्स के अंदर। लेकिन बच्चों को पोल्यूट ना करें अपने गुस्से से, अपनी लड़ाई में उनको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें एज अ वेपन। लेट देम लिव, और उनको दोनों शक्लें, बाप की या माँ की, उनको मोहब्बत करना सिखाएं और माफ़ कर दें। खुद को भी अल्हम्दुलिल्लाह करें। ग्रेटिट्यूड सबसे अच्छा इलाज है। सेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह करें जो आपके पास है, हाल में आ जाएं, मुस्तकबिल में और पास से निकलकर हाल में आ जाएं। तवक्कुफ, अल्लाह ने कहा है रुक जाओ, और अल्हम्दुलिल्लाह करें, कंपैशन, लोगों को माफ़ कर दें और आसानियाँ पैदा करें। मैं इसको इसी तरह सम अप। ओके डॉक्टर अमरीन, मुझे आप ये बताएं, एक और पहलू है जिसके ऊपर बात कर, दुख को, जिस तरह से हमारी कॉलर ने बात की थी कि हर खुशी के मौके पे फूट फूट के रोने को उनका दिल करता है, ये हम अपने अंदर दुख को इम्पोज क्यों कर लेते हैं? या हर खुशी के मौके पर जहाँ पे हमें चंद लोग हंसते मुस्कुराते नज़र आते तो उनमें हम अपने आप को तन्हा महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं जब हम खुद को तन्हाई में ले जाते हैं 20 लोगों में और दुख को अंदर से बाहर निकाल लेते हैं? देखिए सरवत, इसके डिफरेंट रीजंस हैं। इसमें मेजरली जो चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है वो आपका बिलीफ सिस्टम है। जब हम बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं तो उसको मैं आसान अल्फाज में लोगों के लिए बताऊंगी, हमारा सोचने का अंदाज़, जिसको हम जो टेक्निकल टर्म है हम परसेप्शंस कहते हैं।
ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये बिल्कुल उसी तरह है, सिंस आई वर्कड विद द कैंसर पेशेंट्स, तो मैं इजी एग्जांपल देती हूँ कि कुछ कैंसर पेशेंट्स ऐसे हैं हु आर एट द टर्मिनल फेज, लेकिन उनका जो बिलीफ सिस्टम और एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ है वो ये कह रहे थे कि ओके हो गया, अब हमने इसके साथ कोप कैसे करना है या अगर हम रिकवर। और कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जो कि अभी फर्स्ट स्टेज में थे या उनका जो था कीमो चल रहा था लेकिन वो रिकवरी स्टेज में था, तो वो इतने ज़्यादा अपना बिल्कुल लूज छोड़ देते हैं कि उनको लगता है दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ। अब कहना ये है कि जो इसका जो वाकया है, जो स्टिमुलस है, वो सेम है दोनों के लिए, जैसे इन्होंने अभी ABC मॉडल कहा, लेकिन जो सोचने का अंदाज जो हमारी उस तरफ जो है कि हम किस तरह उस चीज़ को ले रहे हैं, ज़िंदगी में जितने भी हमारे साथ नेगेटिव या बिटर एक्सपीरियंसेस माजी में होते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है उनकी तरफ। और फिर अगर कहीं ना कहीं गॉड फॉरबिड्स पास्ट में उसका रिजल्ट ऐसा निकलता है कि जो कि उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव मैं नहीं कहूँगी, उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है, तो उनका वो मॉडल उनका ब्रेन के अंदर वो फिक्सेटेड हो जाते हैं उस चीज़ के ऊपर। यहाँ एक चीज़ मैं और बताऊँगी कि इट्स मोर ऑफ जो उन्होंने कहा कि लर्नड बिहेवियर है। बचपन में आपने देखा होगा बच्चे कहते हैं मम्मी स्कूल नहीं जाना, पेट में दर्द हो रही है, मम्मी कहती है ओके बेटा आज छुट्टी कर लो। अब वो तो बच्चा है, अगर ये कंटिन्यूसली हैबिट बनती जाएगी तो बच्चा वो जो बार बार इंस्ट्रूमेंटल गेन की बात करें कि बच्चे को उससे फ़ायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा और बच्चे की आहिस्ता आहिस्ता वो हैबिट बन जाएगी और फिर जो है जब उसकी जो जैसे डेवलपमेंट होगी वो उसकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। तो वो पर्सनैलिटी फिर आगे लेकर आगे हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो आगे के जितने भी ज़िंदगी में वाक़यात होते हैं हम उसी तरीके से उन चीज़ों को सोचते हैं। सिंपल इज़ दैट द वे वी थिंक द वे वी बिहेव। ओके, मेरे पास लास्ट 4 मिनट्स हैं तो मैं चाहूंगी कि आप एक मिनट में शार्पली मुझे जवाब दीजिए। सिर्फ सवाल एक है बगदादी साहब कि खुश रहने का फॉर्मूला क्या है, उसूल क्या है? बेहतरीन उसूल ये है कि बी पॉजिटिव, क्योंकि जितनी यहाँ पर बातें हमने डिस्कस की हैं, अगर इन तमाम बातों को हम पॉजिटिव सेंस में ले जाएं तो तन्हाई हमें उस वक्त फ़ायदा देगी और खुशी में बदल जाएगी जब हम उसको रब के साथ अटैच करने के लिए जाएंगे। रब ने खुद हमें तन्हाई का टाइम दिया नमाज का। अगर हम हुज़्न व मलाल और गम को ले लें तो रब से बिछड़ जाने का हुज़्न व मलाल अगर हमारे अंदर आ जाए और फिर उसको चाहने का आ जाए तो ये हमारा पॉजिटिव सेंस में चला जाएगा। तो आप हमेशा से इन चीज़ों को पॉजिटिव लें, अपने बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा सर्व करें। चलिए इसके साथ ही सुबह पाकिस्तान भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। मेरे तमाम मेहमानों का, नौशाबा मन्नान आपका, फजल वाइद साहब आपका, डॉक्टर अम्बरीन आपका, बगदादी साहब आपका, मेरे चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं दुखों को अपने ऊपर इम्पोज कर लेना, बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो जाना, अपने आप को एहसास तन्हाई में डाल लेना या फिर अपनी तमाम गलतियों का आप बोझ अपने कंधों पर डाल देते हैं या लोगों के कंधों पर डाल देते हैं, तो कोशिश कीजिए कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, इस ज़िंदगी को खूबसूरती से गुजारिए। उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़िए, खुद भी खुश रहिए और जिनके दरमियान आप रह रहे हैं उन लोगों को भी खुश रखिए। और इसके साथ ही सुबह पाकिस्तान से मुझे भी इजाज़त दीजिए और आज की शो का फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पे ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।